हाय एवरीवन, वेलकम टू वन शॉट लेक्चर ऑफ डेंटल अमेलगम। तो आज हम डेंटल अमेलगम को एक लेक्चर में कवर करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनके हिसाब से। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर कॉम्पोजिशन, फिर क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे और उसमें जो अलग अलग टाइप के डेंटल अमेलगम हैं उनका सेटिंग रिएक्शन और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। फिर हम अमेलगम की इन जनरल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे और फिर मर्क्यूरी के टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स देखेंगे। तो स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन कि अमेलगम होता क्या है। तो अगर आपने कभी आज तक रेस्टोरेटिव फिलिंग नहीं देखी है तो आपके दांत में अगर केरीज हो जाए तो डेंटिस्ट उसको हटा के ऐसे और वहाँ पे अमेलगम का रेस्टोरेशन करते हैं। आज भी लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में या पोस्टीरियर फिलिंग्स के लिए इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में सबसे कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट यही रहता है। और क्यों सबसे कॉमनली यूज्ड है ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो अमेलगम इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ अलॉय विच मर्क्यूरी इज़ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो इसका एक कंपोनेंट मर्क्यूरी होता है और इसका दूसरा कंपोनेंट होता है डेंटल अमेलगम अलॉय। तो ये एक पाउडर होता है बेसिकली जिसमें बहुत सारे मेटल्स होते हैं जिसको हम मर्क्यूरी के साथ मिक्स करते हैं और फिर एक ऐसा पेस्ट बनता है जिसको हम इस कैविटी में भरते हैं, हम उसको कार्व करते हैं, दांत का शेप देते हैं और ये बहुत सालों तक चलता है। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज़ हार्डर देन एनी अदर फिलिंग मटेरियल। किसी भी और फिलिंग मटेरियल से ज़्यादा हार्ड होता है ये। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशंस की कि इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो परमानेंट फिलिंग फॉर क्लास 1, 2 एंड 5 पोस्टीरियर्स में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऐसा ग्रे कलर आप अपने एंटीरियर्स में नहीं चाहेंगे। फिर क्राउन रेस्टोरेशन, डाई प्रिपरेशन, रूट कनाल फिलिंग मटेरियल एज कोर मटेरियल इन अबटमेंट टीथ। तो अबटमेंट होता है कि जब हमको ब्रिज बनाना होता है तो अगर हमारे ये दो दांत इंटैक्ट हैं, ठीक है, ये नॉर्मल हमारे दांत हैं और बीच में हमारे एक दांत मिसिंग है, तो हम ऐसे ब्रिज बनाते हैं कि वो एक आर्टिफिशियल दांत बनेगा, ये आर्टिफिशियल दांत है और वो इन दोनों दांतों का सपोर्ट लेगा। तो ये जिनका सपोर्ट ले रहा है उसको अबटमेंट टूथ कहते हैं। फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कहाँ पे इसको नहीं यूज़ करना है। तो अगर किसी पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम है, मर्क्यूरी से एलर्जी है या फिर अगर वो नॉन अमेलगम रेस्टोरेशन यानी कि दूसरे रेस्टोरेशंस के कांटेक्ट में आ रहा है तो उसको नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कॉम्पोजिशन पे कि इसमें होता क्या क्या है। तो मैंने बताया कि अमेलगम में एक पाउडर होता है और एक लिक्विड होता है। तो पाउडर में क्या क्या होता है। पाउडर में 60% होता है सिल्वर मेजर कंपोनेंट हो आपका। ये इसका काम क्या है कि वाइटन्स द अलॉय, तो अलॉय को वाइटिश प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है और इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ देता है यानी कि क्रीप गिराता है, स्ट्रेंथ देता है बेटर एक्सपेंशन देता है ऑन सेटिंग, और वो क्यों इम्पोर्टेंट है आगे बात करेंगे। टार्निश रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करता है, मतलब उसको ब्लैक होने से बचाता है। फिर है 35% टिन का मेजर काम क्या है कि ये सेटिंग रिएक्शन कंट्रोल करता है सिल्वर और मर्क्यूरी के बीच में, रेट ऑफ रिएक्शन गिराता है, डिक्रीजेज स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। तो टिन की एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका स्ट्रेंथ और हार्डनेस गिरा देता है और उसके रेजिस्टेंस टू टार्निश भी गिरा देता है। ठीक है, तो उसको काउंटर एक्ट करने के लिए हम ऐड करते हैं कॉपर 4 to 6%, जो कि क्या करेगा कि आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करेगा, हार्डनेस इंक्रीज़ करेगा और सेटिंग एक्सपेंशन भी इंक्रीज़ करेगा। अगेन एक्सपेंशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कैविटी एक बनाते हैं तो ये मेरा टूथ है और इसमें कैविटी है, तो जब मैंने इसमें अमेलगम भरा तो क्या होगा कि साइड में थोड़े से गैप्स रह जाते हैं। आप एग्जैक्ट ऐसी फीलिंग नहीं कर सकते कि ये सब कुछ भर जाए। तो ये जो गैप्स रहते हैं इनमें क्या होता है कि विथ ओवर टाइम यहाँ पे ओरल फ्लूइड्स आके एक्यूमुलेट हो सकते हैं और यहाँ से सेकेंडरी केरीज स्टार्ट हो सकती है। अगर ओरल फ्लूइड्स और फूड कंपोनेंट्स आने लग गए तो यहाँ से सेकेंडरी केरीज स्टार्ट हो जाएंगी। तो अमेलगम की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मैंने इसको जब फिल कर दिया कैविटी में उसके बाद वो खुद से एक्सपैंड होता रहेगा। तो वो खुद से एक्सपैंड होगा तो वो कम्प्लीटली इन जो मार्जिनल एरिया है इसको ब्लॉक कर देगा और उसको सील कर देगा। तो जब ये मार्जिनली सील हो जाएगा तो कोई भी ओरल फ्लूइड यहाँ से पेनिट्रेट करके अंदर नहीं आ पाएगा और यहाँ कोई सेकेंडरी केरीज नहीं होंगी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो सेटिंग एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस कर लिया और एक्सपेंशन ऑन सेटिंग इसको भी डिस्कस कर लिया। फिर आते हैं कि 1% जिंक हमको क्यों चाहिए।
तो जिंक होता है ऑक्सीजन स्कैवेंजर, जो भी ऑक्सीजन के इधर उधर थोड़े बहुत पार्टिकल्स रहते हैं उसको जिंक रिमूव कर देता है और उससे अमेलगम की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आपका जिंक, अगर ये जिंक वाला अमेलगम पहले वाटर के कांटेक्ट में आ गया मैनिपुलेशन के टाइम पे, तो क्या होता है कि इसमें डिलेड एक्सपेंशन होता है। डिलेड एक्सपेंशन में ये बाद में और बड़ा होने लगता है आपका रेस्टोरेशन, और उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है जो कि रेस्टोरेशन को फ्रैक्चर कर देती है। फिर बाकी मर्क्यूरी क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो मर्क्यूरी का मेजर फंक्शन है कि अमेलगम को बाइंड करके रखता है एक साथ, फॉर्म सेट मटेरियल। तो पूरा मटेरियल आपका अमेलगम जो पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी में होता है वो बिना मर्क्यूरी के नहीं बन सकता। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है, वर्किंग टाइम प्रोवाइड करता है, और उसको लॉन्ग लाइफ और ब्रेक होने से बचाता है अमेलगम को। फिर आते हैं फॉर्मेशन और प्री अमेलगमेशन, कि आपका ये जो पाउडर है, मर्क्यूरी तो आप डायरेक्ट ये जहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं मर्क्यूरी हम ले आए प्योरीफाई करके, लेकिन ये पाउडर कैसे बना उसको कहते हैं फॉर्मेशन और प्री अमेलगमेशन। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे पास दो शेप्स होते हैं इस पाउडर के। अगर आप उसमें एकदम जूम इन करें इस पाउडर में तो हमको दो शेप के पार्टिकल्स मिलेंगे, एक होता है लेथ कट और एक होता है स्फेरिकल एज इन राउंड। तो लेथ कट कैसे बनता है, हमारे पास एक मेल्टेड मेटल होगा, ठीक है, उसका हम इनगट बनाएंगे यानी कि एक ब्रिक बनाएंगे, फिर हम उसको अनील करेंगे और मिलिंग करेंगे, यानी कि उसको हम मिलिंग एज इन उसको हम पीसेंगे एक तरह से, और फिर ये ऐसे चिप साइज़ पार्टिकल्स हमारे प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन स्फेरिकल में क्या होता है कि हमारे पास एक बॉक्स होगा, खाली बॉक्स होगा, उसमें हम इधर से ये अपना अमेलगम का मेल्टेड लिक्विड स्प्रे करेंगे तो ये किसी पॉइंट पे ऐसे ड्रॉपलेट्स बना के स्फेरिकल यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा ठंडा होने के बाद। ठीक है, तो ऐसे स्फेरिकल पार्टिकल्स बनते हैं। अगर आप दोनों को कंपेयर करें, स्फेरिकल अलॉय और लेथ कट को, तो यहाँ पे पार्टिकल स्फेरिकल है। मैन्युफैक्चर्ड बाय एटोमाइजेशन ऑफ मॉल्टेन अलॉय, तो इसको एटोमाइजेशन कहते हैं। मोर प्लास्टिक, ठीक है, तो अ मोर कॉन्टर्ड मिक्स मैट्रिक्स इज एसेंशियल टू एस्टैब्लिश प्रॉक्सिमल कॉन्टूर। इसका क्या मतलब है, बेसिकली आपको बेटर शेप प्रोवाइड करता है जब आप इसको कैविटी में फिल कर रहे होते हैं, स्फेरिकल टाइप। यूजेस लेस मर्क्यूरी, तो इसमें बेटर प्रॉपर्टीज़ होती है, लेस मर्क्यूरी इकोनॉमिकली भी इम्पॉर्टेंट है, और मर्क्यूरी कम यूज़ होता है तो उसके बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन लेथ कट में क्या है, पार्टिकल्स इरेगुलर होते हैं, मिलिंग एंड अनीलिंग से ये प्रोड्यूस होता है। लेस प्लास्टिक, तो आपका साइड में ये इतने अच्छे से जो आपके कैविटी के मार्जिन्स होते हैं उसमें अच्छे से बहुत कंडेंस नहीं होता है, और ज़्यादा मर्क्यूरी रिक्वायर्ड होता है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ इन्फीरियर होती हैं लेथ कट की। फिर आते हैं क्लासिफिकेशन पे, तो क्लासिफिकेशन 5 बेसिस पे होता है। पहला है कि कॉपर के कंटेंट पे, तो अगर आपके अमेलगम में 6% से कम कॉपर है तो उसको लो कॉपर अलॉय कहते हैं, और 6% से ज़्यादा कॉपर है तो उसको हाई कॉपर अलॉय कहते हैं। जिनमें 6% से ज़्यादा है उसमें जनरली 13 to 30% कॉपर होता है। फिर सेकंड आते हैं जिंक कंटेंट पे, तो जिंक अगर 0.01% से कम है तो उसको जिंक कंटेनिंग कहते हैं, सॉरी जिंक फ्री कहते हैं। दिस शुड बी द अदर वे अराउंड। तो और अगर 0.01% से ज़्यादा है तो उसको जिंक कंटेनिंग कहते हैं। ठीक है, थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ अलॉयड पार्टिकल्स। तो मैंने बताया कि हमारे पास अलॉय में दो शेप होते हैं, एक होता है स्फेरिकल और एक होता है लेथ कट। तो ये दो टाइप्स हो गए, और तीसरा टाइप होता है जिसके पाउडर में दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, तो उसको कहते हैं एडमिक्स्ड। ठीक है, फिर है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अलॉयड मेटल्स, कि हम कितने मेटल्स को एक साथ फ्यूज़ कर रहे हैं। तो पहला है बाइनरी जिसमें कि सिल्वर और टिन होता है। दूसरा है टर्नरी जिसमें 3 मेटल्स होते हैं, सिल्वर, टिन और कॉपर। और तीसरा है क्वाटर्नरी जिसमें 4 मेटल्स होते हैं, सिल्वर, टिन, कॉपर और इंडियम। फिर आते हैं जनरेशनल क्लासिफिकेशन पे, कि ओवर टाइम कैसे इवॉल्व हुआ अमेलगम का, तो हम क्या क्या यूज़ करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में हम यूज़ करते थे 3:1 सिल्वर पेरीटेक्टिक अलॉय। ठीक है, तो एक 3 कंपोनेंट इसमें सिल्वर होता था और 1 कंपोनेंट होता था पेरीटेक्टिक अलॉय का।
सेकेंड जनरेशन हम यूज़ करते हैं जिसमें 4 कंपोनेंट्स होते थे, सिल्वर, टिन, कॉपर और जिंक। थर्ड जनरेशन में हम यूज़ करते थे AgCu यूटेक्टिक अलॉय, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फोर्थ जनरेशन में हम सिल्वर, कॉपर और टिन का एक कंपोनेंट बनाते यूज़ करते हैं। और फिफ्थ जनरेशन में सिल्वर, कॉपर, टिन और इंडियम यूज़ होता है। ठीक है, तो अब हमको 3 टाइप्स ऑफ अमेलगम डिटेल में पढ़ने हैं और इनको कंपेयर करना है। पहला है लो कॉपर, दूसरा है हाई कॉपर। हाई कॉपर में 2 टाइप होते हैं, एक है एडमिक्स्ड और दूसरा है यूनिकॉम्पोजिशनल। तो एडमिक्स में मैंने आपको बताया कि 2 टाइप होते हैं पार्टिकल्स के, लेथ कट और स्फेरिकल, और यूनिकॉम्पोजिशनल में केवल स्फेरिकल टाइप होता है। और फिर लो कॉपर में आप लेथ कट लीजिए या स्फेरिकल, उनकी यही प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, तो जो भी ये है ये स्फेरिकल के लिए है, ये वाला कॉलम हाई कॉपर एडमिक्स के लिए है और ये लो कॉपर के लिए है कॉलम। तो अगर लेथ कट और इनके कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये कितना इनमें परसेंटेज ऑफ सिल्वर, टिन, कॉपर और जिंक होता है, ये सब कुछ इस टेबल में मेंशन्ड है। ठीक है, फिर आगे आते हैं। लो कॉपर में आप देखेंगे कि 2 to 5% कॉपर है। हाई कॉपर में आपको इन जनरल यहाँ पे एडमिक्स्ड में 2 to 40% के बीच में कॉपर दिख रहा है, इन दोनों को मिक्स करें तो, और स्फेरिकल में 13 to 30% कॉपर दिख रहा है। ठीक है, फिर अगर इनके प्रॉपर्टीज़ को देखें तो लो कॉपर में क्योंकि कॉपर कम है तो इसकी स्ट्रेंथ कम है। हाई कॉपर में हायर स्ट्रेंथ है, दोनों एडमिक्स्ड और स्फेरिकल दोनों में हाईएस्ट स्ट्रेंथ है स्फेरिकल की, लेकिन एडमिक्स्ड में भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है। फिर कोरोजन रेजिस्टेंस, तो इसमें लो कॉपर में मॉडरेट है, उतना अच्छा नहीं है, एडमिक्स्ड में बेटर है और सबसे अच्छा रेजिस्टेंस स्फेरिकल टाइप में है। एक्सपेंशन मैंने ऑलरेडी बताया कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो लो कॉपर अच्छा एक्सपेंशन प्रोवाइड करता है, एडमिक्स्ड मीडियम टाइप ऑफ एक्सपेंशन प्रोवाइड करता है, और सिंगल कंपोनेंट ठीक ठाक एक्सपेंशन प्रोवाइड करता है जितना सफिशिएंट है मार्जिनल इंटीग्रिटी के लिए। सेटिंग टाइम लो कॉपर का हाई है तो वो आपको सफिशिएंट वर्किंग टाइम प्रोवाइड करेगा, ये दोनों बहुत जल्दी सेट हो जाते हैं तो मे बी आपको सफिशिएंट वर्किंग टाइम ना मिले। डायमेंशनल चेंज, कि अगर जब मैंने कैविटी को रिस्टोर कर दिया तो उसके बाद उसके डायमेंशंस में, अमेलगम के डायमेंशंस में क्या चेंजेस आते हैं, कितने चेंजेस आते हैं, तो लो कॉपर में बहुत हाई चेंजेस आते हैं, एडमिक्स्ड और यूनिकॉम्पोजिशनल यानी हाई कॉपर में उतने चेंजेस नहीं आते हैं, तो ये अच्छी बात होती है। बाकी के प्रॉपर्टीज़, लो कॉपर सस्ता होता है, इजी टू हैंडल होता है और लेस टेक्निक सेंसिटिव, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं होते इसको बनाने और मैनिपुलेट करने में, जबकि ये दोनों हाई कॉपर के इनमें ये टेक्निक सेंसिटिव होते हैं तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, महंगे होते हैं, और मर्क्यूरी का कंटेंट कम होता है तो कम टॉक्सिक होते हैं और बेटर प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं। फिर आते हैं तीनों के सेटिंग रिएक्शंस में। ये मेजर कंसेप्चुअल पार्ट है इस चैप्टर का। ये तीनों अलग अलग फॉर्म में सेट होते हैं और इसीलिए इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ बहुत अलग अलग हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लो कॉपर में अगर आप देखेंगे तो जो अलॉय के पार्टिकल्स होते हैं उसमें 2 चीज़ें होती हैं, आपको मर्क्यूरी मिलेगा और टिन मिलेगा। जब आप एडमिक्स्ड पे आते हैं, हाई कॉपर एडमिक्स्ड पे, तो इसमें आपको 2 टाइप ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे, एक ये ब्लू वाले जिसमें मर्क्यूरी और कॉपर है, और दूसरा ये टिन और मर्क्यूरी वाले। ठीक है, ये 2 टाइप है। और सिल्वर, तो अगर आप इसका कॉम्पोजिशन देखेंगे तो ये होता है सिल्वर कॉपर यूटेक्टिक अलॉय, तो एक पार्टिकल होगा सिल्वर कॉपर का और 2 पार्टिकल्स आपको मिलेंगे सिल्वर और टिन के, 1:2 के रेशियो होता है इन दोनों का उस पाउडर के, इसमें उस कंप्लीट पाउडर में। लेकिन अगर आप इसको जूम इन करें सिल्वर और कॉपर को केवल, तो इसमें 72% सिल्वर होता है और 28% कॉपर होता है। तो जब इस कॉम्पोजिशन में सिल्वर और कॉपर को आप मिक्स करिएगा तभी ये यूटेक्टिक अलॉय बनाएगा। और यूटेक्टिक क्या होता है कि ये दोनों एक सेम मेल्टिंग पॉइंट पे अच्छे से मिक्स होके मेल्ट होते हैं, तब ये यूटेक्टिक अलॉय बनता है। ठीक है, फिर आगे आते हैं सिंगल कंपोनेंट का क्या पार्टिकल होता है। तो इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सिल्वर, टिन और कॉपर। ठीक है, तो मूविंग अहेड, इन सभी पार्टिकल्स को एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है। तो जो हमारे पास ये सिल्वर और टिन के पार्टिकल्स हैं
जिसमें सिल्वर टू टिन का रेशियो एक्चुअली 3:1 होता है, इसको हम कहते हैं गैमा पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये है गैमा पार्टिकल्स, और ये गैमा पार्टिकल्स का फॉर्मूला होता है। ये मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए सिल्वर और टिन ऐसे बनाया है, इन जनरल ये ऐसे होगा। ठीक है, फिर हमारे पास होता है गैमा 1 और गैमा 2 जो कि रिएक्शन करने पे प्रोड्यूस होता है, और ये मर्क्यूरी को वीक बनाते हैं एक्चुअली ये सेटिंग रिएक्शन में। ठीक है, तो अगर हम इसके सेटिंग रिएक्शन पे जाएं, लो कॉपर के सेटिंग रिएक्शन को देखते हैं। हमारे पास गैमा पार्टिकल्स हैं, इस पे हमने मर्क्यूरी डाला। ठीक है, तो हमने मर्क्यूरी डाला, इसको मर्क्यूरी में मिक्स किया। अब क्या होगा, इसमें और मर्क्यूरी में जब रिएक्शन होगी तो दो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। पहला होगा गैमा 1 पार्टिकल्स, इनको कहते हैं फिलर। इसका फॉर्मूला होता है सिल्वर और मर्क्यूरी से। ठीक है, तो आपका जब मर्क्यूरी सिल्वर कंपोनेंट से रिएक्ट किया, यहाँ पे हमारे इसमें सिल्वर और टिन दोनों थे, तो जब मर्क्यूरी सिल्वर कंपोनेंट से रिएक्ट किया तो उसने बनाया गैमा 1, और जब वो टिन के पार्टिकल से रिएक्ट किया तो उसने बनाया गैमा 2। ठीक है, तो गैमा 1 और गैमा 2 ये दो कंपोनेंट्स बनते हैं रिएक्शन पे। गैमा 1 एज फिलर एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरे इस मैट्रिक्स में ऐसे फिलर बन के आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे और अमेलगमेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, गैमा 2 वीक फेज होता है, तो ये आपके स्ट्रेंथ को रिड्यूस करते हैं। ये भी थ्रू आउट स्प्रेड होते हैं, लेकिन गैमा 2 वीक होता है, तो ये आपके स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि टिन स्ट्रेंथ को कम कर रहा था, राइट। जब हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे तो टिन स्ट्रेंथ को कम कर रहा था, और गैमा 2 केवल टिन और मर्क्यूरी से बना है, तो ये स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। तो जब हमने गैमा को मर्क्यूरी से रिएक्ट कराया तो गैमा 1 और गैमा 2 बना, जिसमें गैमा 1 स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, फिलर है, और गैमा 2 वीक कंपोनेंट है। तो आगे जो हमने अलॉयज़ बनाई, ये हमारा पहला टाइप ऑफ अलॉय था जो हम बहुत पहले यूज़ करते थे। तो हमने जो आगे हाई कॉपर अलॉय बनाए, इसमें हमने क्या किया, हमने स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश की, इसीलिए हमने हाई कॉपर बनाया। और दूसरी चीज़ कि हमने इस गैमा 2 को एलिमिनेट करने की, यानी कि टिन के कंपोनेंट को एलिमिनेट करने की कोशिश की। तो एडमिक्स्ड में क्या होता है, हमारे पास एक है सिल्वर कॉपर का कंपोनेंट और एक है सिल्वर टिन का कंपोनेंट। ठीक है, अभी जब ये रिएक्ट करते हैं मर्क्यूरी से, तो जब मैंने इन पे मर्क्यूरी डाला तो क्या होगा कि जो रिएक्शन होगी मर्क्यूरी की, जब सिल्वर और टिन से रिएक्शन होगी तो अगेन सेम चीज़ें बनेंगी। इसमें भी यहाँ पे रिएक्शन हुई तो गैमा 1 प्लस गैमा 2 दोनों बन रहा है। सिल्वर टिन वाला कंपोनेंट सेम है, लेकिन जो सिल्वर कॉपर वाला कंपोनेंट है, इससे जब मर्क्यूरी रिएक्ट करेगा तो इससे बनेगा ईटा। ईटा में क्या होता है, कॉपर और टिन। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मर्क्यूरी भी नहीं है, ये कॉपर और टिन को प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि कॉपर का काम क्या था कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो ईटा फेज़ कहाँ बनता है, ये सराउंडिंग बनता है सिल्वर कॉपर पार्टिकल्स के। ठीक है, गैमा 1 और गैमा 2 आपने देखा थ्रू आउट द मैट्रिक्स बना था, एज अ फिलर काम कर रहा था, लेकिन ईटा केवल अराउंड ये AgCu पार्टिकल्स के सराउंड में बनेगा। ठीक है, और इसका काम होता है इसको गैमा 2 को एलिमिनेट करना। तो गैमा 2 पार्टिकल्स इसमें बन रहे थे सिल्वर टिन के अराउंड। ठीक है, तो इसने क्या किया, ईटा, अगर मैं क्लियरली एक पिक्चर पेंट करूँ तो यहाँ पे क्या हुआ कि सिल्वर कॉपर में रिएक्ट हुआ मर्क्यूरी, गैमा 1 और गैमा 2 बना। गैमा 2 बना गैमा के अराउंड। ठीक है, इसके अराउंड गैमा 2 बना। ईटा ने क्या किया कि इसको रिप्लेस किया, गैमा 2 को रिप्लेस किया यहाँ से इसको रिमूव कर देगा, और ईटा इसको खुद यहाँ पे ले जाके कॉपर और सिल्वर के ऊपर ईटा डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आ गए। ईटा का ये काम है कि गैमा 1 को हटाओ गैमा के ऊपर से, और सिल्वर कॉपर कंपोनेंट के ऊपर ईटा को डिपॉजिट कर दो। ठीक है, फिर हम आगे जाते हैं। हम जब आगे जाते हैं, थर्ड हमारा जो न्यू बेटर टाइप ऑफ आया सिंगल कंपोनेंट, इसमें हम क्या करते हैं, हम गैमा 2 को बनने ही नहीं देते हैं, क्योंकि वो वीकनेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सिंस वो वीकनेस प्रोवाइड कर रहा है, हम उसको बनने ही नहीं देंगे। जो हमारे पास पार्टिकल है उसमें सिल्वर टिन कॉपर तीनों है, तो हम वो डायरेक्ट जब मर्क्यूरी से रिएक्ट करेगा सिल्वर टिन कॉपर, तो इसमें गैमा 2 बनेगा ही नहीं,
इसमें हम डायरेक्ट गामा 1 बनाएंगे एक तो, जो कि फिलर की तरह काम करेगा, और फिर ईटा डायरेक्ट इनके सराउंडिंग बनेगा जो कि रॉड शेप्ड मेशवर्क होता है। तो इन सब का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर आप एक्चुअल कंपोनेंट को देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये मेरे गामा पार्टिकल्स होंगे लेट्स से, और बीच में इनका ऐसे ऐसे नेटवर्क बनता है इन सबको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। तो इस ईटा का नेटवर्क कैसा बनेगा, ये रॉड शेप्ड मेशवर्क प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये ईटा पार्टिकल्स हैं और रॉड शेप्ड ऐसा मेशवर्क पूरे, इफ़ आई यूज़ अ थिनर पेन बेटर शायद दिखे, तो ऐसा एक मेशवर्क ये प्रोवाइड करेंगे पूरे अमेलगम को स्ट्रेंथ देने के लिए, और ये आपके पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट इसमें केवल गामा 1 बनेगा, गामा इट रिएक्ट्स विद मर्क्यूरी, और इसमें गामा 1 और ईटा डायरेक्ट बनेगा। अल्फा गामा 2 नहीं बनेगा जो कि वीक फेज़ होता है। यहाँ पे वीक फेज़ बन के उसको एलिमिनेट किया गया, लेकिन यहाँ पे वीक फेज़ बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बेटर होता है आउट ऑफ ऑल, और ईटा का फॉर्मूला ये रहता है, आई हैव मेंशनड इट ओवर हियर, आई विल मेंशन इट टुवर्ड्स द एंड, ओके। Sorry, eta is mentioned over here, you can see copper and tin, I already talked about it, ठीक है। तो कॉपर और टिन ये ईटा डायरेक्ट बनता है। नाउ मूविंग अहेड विद मैनिपुलेशन कैसे होता है इस अमेलगम का, हम उसको मिक्स कैसे करते हैं, बनता कैसे। तो पहला होता है प्रोपोर्शनिंग, ठीक है। पहला होगा प्रोपोर्शनिंग में क्या होता है, हमको एक्यूरेट प्रोपोर्शन लेना होता है मर्क्यूरी का और पाउडर का, ठीक है। तो हाई मर्क्यूरी अगर होगा, ज़्यादा मर्क्यूरी अगर हम ले लेंगे तो वो क्वालिटी डिग्रेड कर देता है अमेलगम की। तो हम मिनिमम मर्क्यूरी टेक्निक यूज़ करते हैं जिसमें 1:1 रेशियो में मर्क्यूरी होता है, और फिर एक्स्ट्रा मर्क्यूरी को निकाल के फाइनल कंटेंट लेस देन 50% होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो मोटर एंड पेसल होता है उसमें हम 1:1 रेशियो में मर्क्यूरी और पाउडर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टिट्यूरेशन होता है ऑक्साइड लेयर को रिमूव करना मर्क्यूरी के अलॉय के सरफेस से, और उसको मर्क्यूरी से मिक्स करना। बेसिकली जैसे हम मसाला पीसते हैं उसको कहते हैं टिट्यूरेशन। उसका मेथड क्या होता है, पहला होता है मैनुअल, जो कि मोटर पेसल में हम करते हैं हमारे कॉलेजेस में, और उसके बेस पे एक कार्बोरेंडम पेस्ट हम अपने मोटर के डाल सकते हैं रफनेस प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा होता है मैकेनिकल, जो कि खुद से ऑटोमेटिक रेशियो में लेके और आपको वो मिक्स करके देता है। टिट्यूरेशन पर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो टिट्यूरेशन से वेल टिट्यूरेटेड मिक्स दिखता कैसा है, तो ये शाइनी होता है, कोहेसिव मतलब एक साथ चिपका हुआ होगा, इधर उधर नहीं चिपकेगा। रिमेन्स कोहेरेंट व्हेन फॉल्स फ्रॉम 2 to 3 इंचेस। तो अगर मैं यहाँ से उसको उठा के ऊपर से नीचे गिराऊँ तो ये एक बॉल में ही गिरेगा, ये अलग अलग टुकड़े होके नहीं गिरेगा। और कैन प्रोड्यूस फिंगरप्रिंट्स ऑन लाइट टच, तो आप इसको मिक्स करने के बाद उसको दबा के अपने फिंगर से देख भी सकते हैं, यहाँ पे हल्के से प्रिंट्स आने चाहिए। ये होता है टिट्यूरेशन का पॉइंट। फिर आता है मलिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमने मिक्स किया है और उसको एक बॉल शेप में बनाया है, उसको हम अपने ग्लव्ड फिंगर्स के बीच में लेके ऐसे रोल करते हैं। उससे उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बेटर हो जाते हैं, और ये भी मैनुअल कर सकते हैं, अमेलगमेटर से भी कर सकते हैं। कॉन्डेंसेशन, कि अभी हमारे पास मिक्स तैयार है, ऐसे डो के फॉर्म में तैयार है, ऐसे बॉल जिसका हम अमेलगम का बनाया। अब हम इसको अमेलगम कैरियर से उठाते हैं, हमारे पास एक अमेलगम कैरियर होता है, मुझसे उसको उठाते हैं और कैविटी में कंडेंस करते हैं, ऐसे ऐसे करके भरते हैं, उसको कॉन्डेंसेशन कहते हैं। फिर ट्रिमिंग एंड कार्विंग, तो ट्रिमिंग एंड कार्विंग में जो भी एक्सेस होगा आपके टूथ के सरफेस पे से, आप इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और उसको टूथ के एनाटॉमिकल शेप देंगे। स्मूदनिंग यूजिंग अ बॉल बर्निशर, तो जब आपने कैविटी को फिल कर दिया, कैविटी ऐसे ओवरफिल्ड भी अगर रहती है तो आप इसको टूथ का शेप देते हैं और स्मूथ करते हैं, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म चिकना शाइनी होना चाहिए, जो कि बॉल बर्निशर से होता है। और फिर पॉलिशिंग करते हैं। अगर एक चीज़ इसमें रह गई कि एक्स्ट्रा मर्क्यूरी स्क्वीज्ड आउट, तो ये हम कब करते हैं, जब हमने टिट्यूरेशन किया तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम ऐसा करते हैं कि जब हमको दिख रहा है कि वो मिक्स हो गया, एक साथ कोहेसिव शाइनी पेस्ट बना लिया है, तब हम उसको एक गॉस के पीस में डाल के हमारा जो भी मिक्सचर बना है और उसको निचोड़ लेते हैं। तो
तो जो भी एक्स्ट्रा मर्क्यूरी होता है उसको हम अपने मोटर में निकाल के उसको वापस से यूज़ कर सकते हैं दूसरे मिक्सचर के लिए, और सारा एक्स्ट्रा मर्क्यूरी स्क्वीज़ आउट कर लेते हैं। ठीक है, फिर आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे कि मर्क्यूरी में क्या ऐसी खास प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ये अभी भी इतना आउटडेटेड होने के बाद इतना वाइडली यूज्ड है। तो पहला है माइक्रो लीक प्रिवेंशन। तो जो कि मैंने बताया कि मर्क्यूरी एक्सपैंड होता है और कोरोजन प्रोडक्ट्स बनाता है। तो ये जो एक्सपैंड होता है ना, साइड में जो प्रोडक्ट्स डिपॉजिट होते हैं वो अमेलगम नहीं होता है, अमेलगम आपने जितना डाला उतना ही है, लेकिन वो कोरोजन प्रोडक्ट्स बना रहा है साइड में जो कि इस गैप को भर देते हैं। तो वो है सेल्फ सीलिंग प्रॉपर्टी। दूसरा आता है डायमेंशनल स्टेबिलिटी, कि ये बहुत ज़्यादा आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन चाहिए, उसके अंडर ही एक्सपेंशन चाहिए। तो हमको 20 माइक्रोमीटर्स पर सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए होता है 24 आवर्स आफ्टर इंसर्शन, कैविटी भरने के बाद। तो जो गामा 1 पार्टिकल्स बनते हैं वो एक्सपेंशन कॉज करते हैं सेटिंग के टाइम पे। ठीक है, अब न्यू अमेलगम और पुराने अमेलगम में अगर कंपेयर करें तो जो नए अमेलगम्स हैं ये उतना एक्सपैंड नहीं होते, ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जो ओल्डर अमेलगम्स हैं ये एक्सपैंड करते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा मर्क्यूरी होगा उतना ज़्यादा नए वाले अमेलगम्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमको उनका मर्क्यूरी का कंपोनेंट कम रखना होगा। तो आपने हाई कॉपर अलॉय में देखा होगा कि हमारा मर्क्यूरी कम यूज़ होता है, इसीलिए वो उतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। ऑल्दो आपको इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट राइट की डायमेंशनल स्टेबिलिटी जो ओल्डर हाई कॉपर अलॉय होता है उसमें उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन नए वाले क्योंकि उसको हमने बैलेंस किया हुआ है लो मर्क्यूरी से और उसके स्फेरिकल पार्टिकल से, तो वो बेटर डायमेंशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर मॉइस्चर कंटामिनेशन पे आते हैं। तो मैंने बताया था कि जिंक अगर टिट्यूरेट करते टाइम वाटर से कंटामिनेट हो गया तो जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। हाइड्रोजन क्या करेगा, आपके रेस्टोरेशन में छेद बना देगा और वो एक्चुअली उसका फ्रैक्चर कर सकता है, क्योंकि ये 4% एक्सपेंशन कॉज करेगा, अप टू 4% एक्सपेंशन कॉज करेगा, जिसको हम कहते हैं डिलेड एक्सपेंशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो अगर कॉन्डेंसेशन के टाइम पे और टिट्यूरेशन के टाइम पे वाटर मिक्स हो गया आपके जिंक कंटेनिंग अलॉय में, तो ये अप टू 4% डिलेड एक्सपेंशन कॉज करेगा, जो कि फ्रैक्चर, पेन, पिटेड सर्फेस, ये सब कुछ कॉज कर सकता है। ठीक है, फिर आगे आते हैं स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है। इसकी स्ट्रेंथ वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि आपने ट्रिट्यूरेट कैसे किया है, मर्क्यूरी कंटेंट कितना है, जितना कम होगा उतनी अच्छी स्ट्रेंथ होगी। कॉन्डेंस कैसे किया है, पोरोसिटी कैसी है, कैविटी डिज़ाइन। तो मर्क्यूरी आपने अगर याद हो कि ये टूथ से एडहियर नहीं करता है। हम जब भी कैविटी बनाते हैं मर्क्यूरी के लिए तो ऐसे बनाते हैं, सॉरी एमाल्गम के लिए तो ऐसे ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसी कैविटी बनाएंगे नॉर्मल या फिर ऐसी बनाएंगे तो केमिकली टूथ से ये बॉन्ड नहीं कर रहा, अमेलगम और टूथ के बीच में यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है। तो हमको ऐसी कैविटी बनानी है कि वो एक बार जब रेस्टोर हो गया, एक बार जब हमारा टूथ रेस्टोर हो गया तो ये बाहर ना निकल पाए, ये बाहर गिर ना पाए, क्योंकि ये अक्लूजली कॉन्वर्जेंट कैविटी है, ऐसे बंद हो रही है ये। लेकिन अगर ऐसी कैविटी है तो ये बाहर डिसलॉज हो सकता है, ऐसी कैविटी है तो डेफिनेटली ही डिसलॉज होगा। ये कैविटी रिटेंटिव फीचर्स नहीं प्रोवाइड कर रही है। तो कैविटी डिज़ाइन भी ऐसा होना चाहिए कि आपको रिटेंशन प्रोवाइड करे। ठीक है, फिर क्रीप। तो क्रीप क्या होता है? क्रीप इज़ अ टाइम डिपेंडेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो समय के साथ साथ सारे कंपोनेंट्स में डिफॉर्मेशन आती है, और डेंटल अमेलगम का क्रीप स्लो होता है। परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ सेट अमेलगम विच अकर्स अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस। तो जब कॉन्स्टेंटली आपके दांत में आप खा रहे हो और इस पर स्ट्रेस प्रोवाइड हो रहा है तो उसमें क्रीप आएगा, उसका थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये स्टैटिक भी हो सकता है, डायनामिक भी होता है। जनरली इट शुड बी लेस देन 3%। ठीक है, ईटा फेस क्रीप को डिक्रीज़ करता है, तो इसीलिए ईटा फेस इज़ द बेस्ट फेस और स्फेरिकल अलॉय इतना वाइडली यूज़ होता है, क्योंकि वो उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती है। ये गामा 1 का भी फॉर्मेशन प्रिवेंट करता है। तो गामा 1 हम जनरली अच्छी लाइट में देखते हैं कि हाँ वो अच्छा फेज़ है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हाँ वो स्ट्रॉन्ग फेज़ है लेकिन वो भी कोरोजन कॉज करता है। तो गामा फेज़ इज़ नॉट द बेस्ट, इट इज़ लेसर ऑफ द टू ईविल्स। ठीक है, फिर गामा 1 गामा 2 दोनों क्रीप इंक्रीज़ करते हैं। मर्क्यूरी टू अलॉय रेशियो, इससे भी क्रीप डिसाइड होता है।
हाई कंडेंसेशन प्रेशर से भी क्रीप डिसाइड होता है, और लो टू हाई ट्रिट्यूरेशन। तो ये सारे फैक्टर्स क्रीप को डिसाइड करते हैं कि कितना रहेगा। फिर आता है रिटेंशन ऑफ अमेलगम, जो कि हमने बात किया कैविटी डिज़ाइन से, और अगर नहीं है तो हम पिंस और बॉन्डिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। टार्निश एंड कोरोजन, तो टार्निश क्यों होता है कि सिल्वर सल्फाइड फॉर्म होता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा मर्करी बचा हुआ है तो टार्निश होगा, और अगर स्क्रैचेस रह जाते हैं, आपने सरफेस प्रॉपरली स्मूथ नहीं की है, पॉलिश नहीं की है, तो टार्निश के चांसेस बेटर हो जाते हैं। हाई सल्फर डाइट है आपकी तो होगा, और लो कॉपर अमेलगम में ज़्यादा टार्निश होता है। फिर आते हैं बायोलॉजिकल कंसिडरेशंस में कि इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं मर्करी के। तो पहला तो है कि ये सिस्टमिक आपके बॉडी के सिस्टम पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डाल सकता है मर्करी, नॉट अ वेरी नाइस थिंग टू बी एक्सपोज टू, ओके। और फिर कॉन्टैक्ट रिएक्शन भी हो सकता है अमेलगम का आपके ओरल म्यूकोज़ा से। तो बहुत लोगों को जो सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं उनके ओरल म्यूकोज़ा पे ये रिएक्ट करके एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। फिर अमेलगम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अगर देखें तो एडवांटेज है इजी टू इंसर्ट इन द कैविटी, लेस टेक्निक सेंसिटिव। तो हम अगर कोई भी और कंपोनेंट, कोई भी और मटेरियल यूज़ कर रहे हैं लाइक कॉम्पोजिट एंड एवरीथिंग, तो उसको क्योर करना पड़ता है, उसको इंसर्ट करने में ज़्यादा समय लगता है। तो उस हिसाब से ये ईजियर है टू यूज़ अमेलगम, ठीक है। मेंटेन्स एनाटॉमिकल फॉर्म ऑफ टूथ, तो हम दांत के उसको शेप में डाल सकते हैं। लो चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है, ये टूटता कम है, बहुत हाई स्ट्रेंथ होती है। लो मार्जिनल लीकेज, जो कि मैंने एक्सपेंशन ऑलरेडी डिस्कस किया। और प्रोलॉन्ग लाइफ, तो अमेलगम की लाइफ बहुत लंबी होती है, इसीलिए हमारे जैसे गरीब डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। फिर डिसएडवांटेज क्या है सबसे बड़ा, कि कलर मैच नहीं होता, तो आप एंटीरियर्स में नहीं यूज़ कर सकते। हाईली ब्रिटल, अगर थोड़ा सा भी कंपोनेंट टूटा तो पूरा रेस्टोरेशन टूट जाता है। गुड चांसेस ऑफ कोरोजन, मेटल है तो कोरोड होगा। हाई इन गैल्वेनिक एक्शन, गैल्वेनिक एक्शन होता है कि अगर मेरे पास एक ये नीचे टूथ है और ये एक ऊपर टूथ है, इसमें अमेलगम का रेस्टोरेशन है और इसमें भी लेट्स से गोल्ड या किसी और चीज़ का रेस्टोरेशन है, तो थ्रू ओरल फ्लूइड्स यहाँ पे करंट फ्लो हो सकता है, पेशेंट को थोड़ा सा शॉक लग सकता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। फिर आते हैं ब्रेक्स विद टाइम, तो वो तो हर चीज़ ही विद टाइम ब्रेक डाउन होगी। नो बॉन्डिंग विद द टूथ स्ट्रक्चर, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव कंपोनेंट है कि आपको कैविटी बनाते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर आप कोई और सीमेंट या जीआईसी यूज़ कर रहे हैं तो आप कैसी भी कैविटी बना सकते हैं, लेकिन इसके केस में आपको बहुत अच्छी कैविटी बनानी पड़ती है इसको प्रॉपरली यूज़ करने के लिए। फिर टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स ऑफ मर्करी पे आते हैं। तो क्लिनिकली टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स ऑफ मर्करी के जो भी टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके लिए आपका प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए। तो क्लिनिक शुड बी वेल वेंटिलेटेड, एक्सेस मर्करी शुड बी डिस्पोज्ड इन अ प्रॉपर टाइट कंटेनर यूजिंग डिस्पोजल सिस्टम, आप मर्करी को इधर उधर फेंक नहीं सकते। स्पिल्ड मर्करी शुड बी क्लीन्ड एज सून एज पॉसिबल। अमेलगम स्क्रैप शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू हीट स्टेरिलाइजेशन, और हीट सप्रेशन पाउडर मर्करी सप्रेसेंट पाउडर कैन बी यूज। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आप जो कि यूज़ कर सकते हैं मर्करी का एक्सपोजर एंड अननेसेसरी एक्सपोजर अवॉइड करने के लिए। ओके, थैंक यू।